Hello dear students, the most welcome Vibration of Physics YouTube चैनल बाय नरेश सर। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी की थी कि कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके मेन फिनोमिनाज कौन कौन से होती हैं। उन फिनोमिनाज के बारे में स्टडी की जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। शॉर्ट में अपन ने उस वीडियो में देखा प्रीवियस वीडियो में। आज उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि एक तो ये देखा कि रेडियस के बारे में, त्रिज्या के बारे में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें या साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें। तो एक तो ये बात की गई यानी नाभिक की त्रिज्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 और यहां से फॉर्मूला आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये फॉर्मूला वहां से जनरेट किया। और नेक्स्ट वॉल्यूम की बात की, आयतन की, तो यहां से आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। और लास्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट जो 26 वाले मॉडल पेपर में दिया था 1:1 यानी डेंसिटी का रेशो। तो नेक्स्ट बात की गई डेंसिटी। तो डेंसिटी में देखा कि रो इक्वल टू कांस्टेंट, चाहे कोई स्मॉल न्यूक्लियाई हो या लाइट न्यूक्लियाई हो, हैवी न्यूक्लियर लार्ज न्यूक्लियाई हो, यानी भारी नाभिक हो हल्का नाभिक हो, सबके लिए रो डेंसिटी घनत्व का मान कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी रेशो की बात करें तो 1:1 ये आंसर आता है रेशो की बात करते ही। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति, जिसको डेल एम से शो करती हैं, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और एक्चुअल मास दोनों में डिफरेंस पाया गया। उस डिफरेंस को ही क्या बोलती हैं, उस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति बोलती हैं, मास डिफेक्ट कहती हैं। ठीक है, और लास्ट देखा इसमें डेल ई बी बाइंडिंग एनर्जी, जिससे पूरे न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड होती हैं। ठीक है, उसको बोलती हैं बाइंडिंग एनर्जी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा वो होता है डेल एम इंटू में C²। ठीक है, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी डेल ई बी बार से शो करती है, डेल ई बी बार इक्वल टू डेल ई बी अपॉन में ए, यानी एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी को, एक न्यूक्लियन कितनी मजबूती से बंधा है उसको बताओ क्या बोलेंगे, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, जिसको डेल ई बी बार से शो करेंगे। डेल ई बी बार क्या फॉर्मूला होगा, डेल ई बी अपॉन ए। और ये बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक न्यूक्लियन जितनी मजबूती से बंधा होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंडेड होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए वो डिफाइन करता है डेल ई बी बार स्टेबिलिटी को। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो आपका बात करेंगे डेल ई बी बार के बारे में और डिटेल में बात करें, ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए डेल ई बी बार इक्वल टू डेल ई बी अपॉन में ए, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी यानी डेल ई बी और अपॉन में ए कर दें तो बताओ एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी को ही पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कहती हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहती हैं। तो देखिए ये डिफाइन करता है डेल ई बी बार की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस यानी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी, उस नाभिक का स्थायित्व, उस नाभिक का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल ई बी बार की वैल्यू जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा। ठीक है, जो अपन जैसे मान ली डेल ई बी बार की किसी न्यूक्लियाई के लिए डेल ई बी बार प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम है, तो बताओ उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो जो अपन न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में स्टडी करती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का होना, नाभिकीय विखंडन का होना, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी का मतलब यानी ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होना। तो ये सब फिनोमिना डेल ई बी बार पर डिपेंड होती हैं। कि आपसे पूछे न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, ये देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्यों होती है, क्या रीजन है।
तो इसी चैप्टर में अपन इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है डेल ईबी बार, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और मास नंबर द्रव्यमान संख्या ए के मध्य अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ। तो उस ग्राफ के एनालिसिस से अपन को पता लगेगा कि कौन से न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन करती हैं, नाभिकीय विखंडन करती हैं, और कौन से न्यूक्लियाई न्यूक्लियर यानी फ्यूजन करती हैं, नाभिकीय संलयन करती हैं। तो देखिए ग्राफ का एनालिसिस अपन करती हैं। तो देखिए ग्राफ का एनालिसिस करने पर अपन को पता चलता है, देखिए ग्राफ का एनालिसिस होगा ये, इस लाइन पर बताओ मास नंबर है, इस लाइन पर बताइए क्या है भाई? मास नंबर। इस लाइन पर मास नंबर 0, 20, 40, 60 ये मास नंबर, जिस हिसाब से न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है भाई? न्यूक्लियाई का मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं। देखिए यहां से, और इस लाइन पर है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल ईबी बार, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। तो डेल ईबी बार इस लाइन पर लिया गया, और मास नंबर ए जिसको किससे शो करते हैं? ए से, वो इस लाइन पर लिया गया। तो देखिए यानी शुरू में डेल ईबी बार की वैल्यू एकदम से इंक्रीज, फिर इस टाइप से जाके ऐसे जाके मैक्सिमम जाती है आयरन पर। मैक्सिमम किस पर जाती है? आयरन पर। आयरन के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसके नेबरिंग एलिमेंट की बात करें तो वो होती है निकिल और कोबाल्ट, जिनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा डेल ईबी बार की वैल्यू किसके लिए होगी? आयरन के लिए। तो यानी डेल ईबी बार जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो बताओ नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है? आयरन। तो बताओ आयरन के लिए, Fe के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू ज्यादा। तो बताइए यानी इसके लिए स्टेबिलिटी डैट मीन्स स्थायित्व, इस नाभिक का स्थायित्व भी बताओ क्या होगा? ज्यादा। और इसके नेबरिंग एलिमेंट निकिल और कोबाल्ट पर भी बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई निकिल, कोबाल्ट और क्या है? आयरन। पहले डेल ईबी बार की वैल्यू एकदम से इंक्रीज, यहां तक देखिए कम है। तो ये है लाइट न्यूक्लियाई। ये कौन से न्यूक्लियाई है? लाइट न्यूक्लियाई, दैट मीन्स हल्के नाभिक। हल्के नाभिक, हल्के नाभिकों के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम है, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम है, ठीक। फिर बताओ मैक्सिमम गया, और जो ये दिखाया गया है ये देखिए यहां पर इस पॉइंट पर, और बताओ यहां से इस पॉइंट पर, ये 4 के मल्टीप्लाई आती हैं ऐसे, यानी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 4 का मल्टीप्लाई है, 4 का गुणज है, वो अपने निकटवर्ती नेबरिंग एलिमेंट न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल होती हैं, ज्यादा स्थायित्व रखती हैं। उनके लिए अपने पड़ोसी जो एलिमेंट हैं, पड़ोसी जो नाभिक हैं, उनसे ज्यादा यानी स्टेबिलिटी रखेंगे, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू उनके लिए ज्यादा होगी। तो देखिए यहां से ये 4 का गुणज, फिर मैक्सिमम जाके किस पर गई? आयरन, फिर वापिस से बताओ डिक्रीज होती है, ठीक। जैसे इनकी बात करें अपन, इन न्यूक्लियाई की, तो बताओ इनके लिए भी डेल ईबी बार की वैल्यू बताइए क्या है भाई? कम। जब डेल ईबी बार की वैल्यू कम है तो बताइए जिनका मास नंबर ज्यादा, जिनका मास नंबर क्या है? ज्यादा, उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम है। तो ध्यान रखना जिनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम है ना, हैवी न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियाई, भारी नाभिक, उनकी स्टेबिलिटी भी बताइए क्या होगी? कम, यानी उनका स्थायित्व भी क्या होगा? कम होगा। जब उनका स्थायित्व कम होगा तो हर कोई न्यूक्लियाई चाहता है कि वो स्टेबल हो, हर कोई न्यूक्लियाई क्या चाहता है? स्टेबल स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और जब वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा तो ध्यान रखना जो हैवी न्यूक्लियस है, भारी नाभिक है, वो तो ब्रेक होगा, टूटेगा, और जो लाइट न्यूक्लियाई है
जिनकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, डेल ईबी बार की वैल्यू कम है, तो बताओ वो आपस में कंबाइंड होंगे, आपस में जुड़ेंगे, आपस में संलयित होंगे। उस अभिक्रिया का नाम होगा नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। और भारी नाभिक टूटेगा यानी 2 और मोर देन 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में, यानी 2 या 2 से अधिक मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों में टूटेगा, यह अभिक्रिया होगी नाभिकीय विखंडन। तो इस ग्राफ से एनालिसिस से आपसे पता लगा कि जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, हल्के नाभिक हैं, उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होती है, तो बताओ उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर बताओ मैक्सिमम किस पर गया, ये आयरन पर, मैक्सिमम बताइए किस पर गया, आयरन पर। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, इनके लिए बताओ डेल ईबी बार की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। और बताओ जो लाइट न्यूक्लियाई है, हल्के नाभिक हैं, उनके लिए बताओ डेल ईबी बार की वैल्यू कम है, तो बताओ उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व, तो बताइए क्या है भाई, कम। क्लियर यहां से। ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की अपन बात करना चाहें, ये वाला पोर्शन, तो ये मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई है, इनके लिए डेल ईबी बार देखिए मैक्सिमम है, अप्रोक्सीमेटली सेम भी है और बताओ मैक्सिमम भी है, तो इन्हें बोलती है मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक। देखो हल्के, मध्यवर्ती और लार्ज यानी भारी नाभिक, इनके लिए बताओ भारी नाभिकों के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू क्या है, कम, तो इनकी स्टेबिलिटी, इनका स्थायित्व भी क्या है, कम। तो इधर वाले जो हैं ये तो करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, टूटेंगे, और इधर वाले करेंगे यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, आपस में संलयित होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो देखिए इस ग्राफ से अपन को ये पता चला कि नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट निकिल, आयरन और कोबाल्ट है। आयरन के लिए सबसे ज्यादा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके नेबरिंग एलिमेंट निकिल और कोबाल्ट के लिए 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और इस ग्राफ से यह भी पता लगा कि जो हल्के नाभिक हैं, लाइट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होगी, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक। और बताओ ये यहां से लेकर यहां तक मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक, इसके बाद मास नंबर बढ़ने पर, द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ने पर डेल ईबी बार की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो बताओ ये लार्ज न्यूक्लियाई है, भारी नाभिक हैं, इनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होगी, तो इनका स्टेबिलिटी भी बताओ क्या होगा, कम, स्थायित्व कम होगा। तो यहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इधर वाले न्यूक्लियाई न्यूक्लियर क्या करते हैं, यानी फ्यूजन करती हैं, ठीक है। तो ये बताओ ग्राफ कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और आगे की बातें जो चलती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रेडियो एक्टिविटी है, इन सब के बारे में स्टडी अपन ध्यान रखना इस ग्राफ के एनालिसिस के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए मैं समझता हूं ग्राफ को के बारे में आपको जानकारी मिली यहां से। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, तो देखिए यहां से न्यूक्लियर भारी यानी लार्ज न्यूक्लियाई की बात करें, भारी नाभिकों की बात करें, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भारी नाभिक होते हैं, उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होती है। डेल ईबी बार की वैल्यू क्या होगी, कम, तो बताओ उनकी स्टेबिलिटी कम, तो वो स्टेबल होना चाहेंगे, स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे, तो बताओ 2 और मोर देन 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में ब्रेक होंगे। अब वो ब्रेक कैसे होंगे, रिएक्शन चेन कैसे बनेगी, तो देखिए उसे बोलती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो देखिए उसका अपन एनालिसिस करें, उसके बारे में अपन बात करें तो चैन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन, किसकी बात करें भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें इसमें। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो देखिए एग्जांपल सहित मैं समझा रहा हूं यहां से। यूरेनियम 9235 एक हैवी यानी लार्ज यानी भारी नाभिक है। जब भारी नाभिक है तो इसके लिए बताओ यूरेनियम 9235 के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू क्या रही होगी, कम रही होगी। तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व भी क्या रहा होगा, कम, इसका स्थायित्व कम। तो बताओ ये क्या प्राप्त करना चाहेगा, स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। जब ये स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहेगा तो 2 और मोर देन 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कोई भी लार्ज हैवी न्यूक्लियाई का
भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक मध्यवर्ती नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन कैसे कराया जाएगा? नाभिकीय विखंडन कराने के लिए एक न्यूट्रॉन को बम्बर्ड कराया जाता है यूरेनियम के ऊपर, यानी एक थर्मल न्यूट्रॉन, यानी तापीय न्यूट्रॉन, यानी यह है एक न्यूट्रॉन, इसको बम्बर्ड कराया। इस न्यूट्रॉन का नाम होता है तापीय न्यूट्रॉन, या दूसरा नाम है मंदगामी न्यूट्रॉन, यानी थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, इसका मतलब है इसके पास एनर्जी कम होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये यूरेनियम का कोई भी न्यूक्लियाई है, लार्ज न्यूक्लियाई, जब इस पर बम्बर्ड कराया जाएगा तो ये ध्यान रखना, ये थर्मल न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉन इसके सेंटर में प्रवेशित होकर सेंटर में जाकर इसका विखंडन कर देगा। यूरेनियम एक ऐसा नाभिक है जो 100 से ज्यादा आइसोटोप समस्थानिक बना सकता है ब्रेक होने पर, ठीक है, और 20 से ज्यादा एलिमेंट बना सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रायिकता यानी बेरियम और क्रिप्टॉन की पाई गई। किसकी पाई गई? बेरियम और क्रिप्टॉन। तो देखिए यूरेनियम पर जब बम्बर्ड कराया थर्मल न्यूट्रॉन यानी मंदगामी न्यूट्रॉन, तो ये क्रिप्टॉन और दूसरा है बेरियम 56 क्रिप्टॉन 3692 में ब्रेक हो जाता है, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन या किसी रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। ये इन न्यूट्रॉन का नाम होता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन। सेकेंडरी न्यूट्रॉन नाम देना चाहें, या दूसरा नाम होगा तीव्रगामी न्यूट्रॉन, यानी हाई एनर्जी। हाई एनर्जी, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो देखिए एक न्यूट्रॉन को बम्बर्ड कराया जिसके पास एनर्जी कम थी, वो यूरेनियम के बताओ सेंटर में प्रवेशित हुआ, सेंटर में गया और यूरेनियम का यानी ब्रेक डाउन कर दिया, फ्यूजन कर दिया, विखंडन कर दिया, और बताओ ये यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में बताओ टूट गया, विखंडित हो गया। इसके साथ बताओ हाई एनर्जी के साथ 3 न्यूट्रॉन निष्कासित हुए। जब ये न्यूट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी, जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है ये अपनी एनर्जी में कमी करती हैं, और बताओ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन किस में बदलती है? मंदगामी न्यूट्रॉन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? मंदगामी न्यूट्रॉन में। जैसे ये बदले और ये यूरेनियम मिल गया, तो यूरेनियम का वापिस से बताओ क्या कर देंगे? विखंडन कर देंगे, फ्यूजन कर देंगे। तो बताओ एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन, फिर बताओ ये एक न्यूट्रॉन कितने निकालेगा? 0n1 0n1 0n1। एक न्यूट्रॉन के द्वारा बताओ कितने न्यूट्रॉन निष्कासित हुए? 3। यहां भी बताओ 0n1 0n1 0n1। ऐसे बताओ एक न्यूट्रॉन के द्वारा 3 न्यूट्रॉन वापिस से थर्मल तापीय में बदले, तापीय में बदलने के बाद बताओ 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 0n1 0n1 0n1। 3 न्यूट्रॉन निष्कासित हुए। तो बताओ यहां से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से इस प्रकार बताओ ये चैन आप आगे जाके बढ़ती जाएगी। यानी एक प्रोसेस के ड्यूरेशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बताओ यहां जब एक बार प्रोसेस हुआ तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, यहां बताओ और भी एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब 9 रिएक्शन करेंगे तो बताओ कितना बनेगा? 27 न्यूट्रॉन। ऐसे बताओ इस रिएक्शन की, इस अभिक्रिया की एक श्रृंखला सी बन जाती है, एक चैन सी बन जाती है, जिसे कहती हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर का यानी उसका यूरेनियम का विखंडन था, यूरेनियम का फ्यूजन था। तो लगातार एक चैन बन जाए विखंडन के दौरान तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन ध्यान रखना फ्यूजन प्रोसेस में बनी। एक न्यूट्रॉन बम्बर्ड कराया, बौछार कराई, 3 न्यूट्रॉन को बम्बर्ड कराया, 9 से 27। ऐसे बताओ लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी
और लास्ट में एनर्जी का अमाउंट इतना बढ़ जाएगा, ऊर्जा का मान इतना बढ़ जाता है कि उस ऊर्जा को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, रिएक्शन बढ़ती जाएगी, तो बताओ उसे बोलेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जो बम विस्फोट होता है, परमाणु बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम, उनमें एनर्जी का लार्ज अमाउंट रिलीज होता है। इतनी एनर्जी यानी इमिट होती है, उत्सर्जित होती है कि जो बाहर का जो आवरण है, ठीक है, वो उसको सहन नहीं कर पाता, तो एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है। तो बताओ लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, तो जहां भी विस्फोटक स्थिति बनती है, ध्यान रखना बम विस्फोट होता है, वहां कौन सी रिएक्शन होगी? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी इसका मतलब अभिक्रिया की दर, जो रेट है रिएक्शन की, वो लगातार बढ़ती जाएगी, न्यूट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी यूरेनियम मिलता जा रहा है, विखंडन फ्यूजन होता जा रहा है, एनर्जी का लार्ज अमाउंट रिलीज होता जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि वो विस्फोटक स्थिति धारण कर लेगी। तो ऐसे रिएक्शन का नाम होगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर इसे किसी मेथड द्वारा, जैसे एक न्यूट्रॉन बम्बर्ड कराया, 3 न्यूट्रॉन बाहर गए, यानी 2 को एब्जॉर्ब करा लिया किसी मेथड द्वारा, तो एक फिर वापिस से 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करा लिया तो 1, तो बताओ 1 1 1, अगर ऐसे सुटेबल वे में रिएक्शन चले, वो तो बताओ उसे बोलेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए, अगर इस चेन को अगर कंट्रोल्ड कर लिया जाए तो ध्यान रखना उसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे नाभिकीय भट्टी हो गया, नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल सकती हैं? वैद्युत ऊर्जा में बदल सकती हैं। अगर रिएक्शन कंट्रोल्ड नहीं हुई ना तो विस्फोटक स्थिति बनेगी। और किसी भी मेथड द्वारा अगर क्या कर लिया जाए, उसे कंट्रोल्ड कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो वहां नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो ध्यान रखना। और ऐसा कई बार ऐसी कंडीशन बने कि 1 से 3 न्यूट्रॉन और 3 को एब्जॉर्ब करा लिया तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि विखंडन कराने के लिए, फ्यूजन कराने के लिए कोई भी न्यूट्रॉन अपने पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर इस चैन को, इस रिएक्शन चैन को, इस नाभिकीय अभिक्रिया को, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा निकलेगी, उसे बताओ पीसफुल यानी पर्पज, यानी उसे उद्देश्य से अपन यूज कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब नाभिकीय भट्टी। और अगर तीनों के तीनों न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करा लें तो रिएक्शन कुछ टाइम के बाद नहीं चलेगी, यानी रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो देखिए, अभी अपन ने क्या सीखा कि डेल ईबी बार ग्राफ से, डेल ईबी बार लार्ज यानी हैवी न्यूक्लियाई, भारी नाभिक के लिए कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो बताओ वो 2 और मोर देन 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में 2 या 2 से अधिक मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों में टूटना चाहता है। तो अपन ने देखा यूरेनियम का विखंडन, यूरेनियम पर 1 न्यूट्रॉन बम्बर्ड कराया, 3 न्यूट्रॉन बाहर गए। इस न्यूट्रॉन का नाम तापीय या मंदगामी थर्मल न्यूट्रॉन, जिसके पास एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कम 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 न्यूट्रॉन निकले हाई एनर्जी के साथ। 3 न्यूट्रॉन जो है तीव्रगामी या हाई एनर्जी या सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये कन्वर्ट होते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन में। वापिस से बताओ ये यूरेनियम मिल गया, जैसे ही यूरेनियम मिलेगा वापिस से रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद बताओ क्या होगा? 3 रिएक्शन करेंगे तो 9 न्यूट्रॉन, 9 करेंगे तो 27। ऐसे बताओ लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, और बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो ये विस्फोटक रूप धारण लेगी। तो बताओ विस्फोट होगा, जैसे एग्जाम्पल न्यूक्लियर बम हो गया, एटम बम हो गया। ठीक है, अगर इसे किसी मेथड द्वारा कंट्रोल करा लें, 1 से 3 न्यूट्रॉन 2 को एब्जॉर्ब करा लें, तो ध्यान रखना वो क्या होगा? कंट्रोल चैन रिएक्शन। और कंट्रोल चैन रिएक्शन में ही अपन एनर्जी को यूज में ले सकती हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, तो यहां से देखिए, यूरेनियम बाण में 235 था अपने पास, 1 न्यूट्रॉन को बम्बर्ड कराया, तो ध्यान रखना बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया,
और कितने न्यूट्रॉन निकले 3। और बताओ क्या निकली यहां एनर्जी यानी ऊर्जा। अगर बैलेंस करना चाहे तो ध्यान रखना मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होंगे। देखिए 92 + 0 92 है, इधर 56 + 36 92, ठीक। और इधर देखिए 235 1 236, इधर देखिए 141 92, बताओ 233 और 233 और एक न्यूट्रॉन पर एक है, दूसरे पर एक, तीसरे पर एक 3, तो बताओ कितने हो गए 236। तो बताओ मास नंबर क्या है कंजर्व्ड है, यानी मास नंबर नहीं बदल रहा, 236 236 92 और 92। तो ये देखा अपन ने न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये कौन सी रिएक्शन, कई बार छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि एक इसमें फैक्टर काम में लिया जाएगा जिसका नाम होगा न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन पुनर्उत्पादन गुणांक, कि कब रिएक्शन उसकी वैल्यू क्या होगी कि जिसे शो करती है, क्या वैल्यू रखें कि वो अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित हो, कंट्रोल्ड नियंत्रित हो और रिएक्शन बंद हो जाए। तो देखिए उस टॉपिक को भी अपन एनालिसिस करें। तो देखिए भाई वो है न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर यानी न्यूट्रॉन पुनर्उत्पादन गुणांक। इसे K से शो करती हैं और K का फॉर्मूला होता है कोई भी जनरेशन है, जैसे रिएक्शन की बात करें 0N1 बम्बर्ड कराया यूरेनियम 92 235, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, ये बेरियम और ये क्रिप्टॉन में टूट गया। इसके बाद अपन बात करना चाहें कितने न्यूट्रॉन निकले 3 0N1 0N1 0N1, फिर यूरेनियम मिलेगा तो बताओ बेरियम और किस में टूटेगा क्रिप्टॉन। तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, ऐसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहां से बात करना चाहें अपन इसमें, तो देखिए ये कह रहा है K की वैल्यू क्या होगी किसी भी जनरेशन में, किसी भी पीढ़ी में, किसी भी जनरेशन में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन में आएगा प्रीवियस जनरेशन में न्यूट्रॉनों की संख्या, पिछली पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड की तो 1 से 3 निकल रहे हैं, तो बताओ इस पीढ़ी की बात करें तो इसमें 3 न्यूट्रॉन, और इससे पिछली वाली पीढ़ी में कितना है 1। तो ध्यान रखना अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है इसका मतलब अगली पीढ़ी में ज्यादा है, पिछली पीढ़ी में क्या है कम, तभी वैल्यू 1 से क्या आएगी ज्यादा। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो ध्यान रखना अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। और अगर किसी मेथड द्वारा 1 2 को एब्जॉर्ब करा लिया कितना बचेगा 1। अगर मान लीजिए 1 1 ऐसे चले तो 1/1 कितना आएगा रेशो 1। तो ध्यान रखना अगर K की वैल्यू K इक्वल टू K ग्रेटर देन 1 पढ़ लिया, K ग्रेटर देन 1 का मतलब है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। या तो ये पूछा जाता है और या K इक्वल टू 1 यानी रेशो सेम चले, रेट कांस्टेंट हो, अभिक्रिया की दर नियत चले, तो बताओ K की वैल्यू आएगी 1। ये होगी कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अगर K लेस देन 1 हो जाए, रेट धीरे धीरे न्यूट्रॉनों की संख्या कम होती जाए, तो ध्यान रखना अभिक्रिया कुछ टाइम के लिए चलेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी।
यानी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बताओ क्या हो जाएगी, बंद। तो इनमें से सबसे ज्यादा k = 1 पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3 फिनोमिना, k > 1 अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, k = 1 कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, k < 1 अभिक्रिया कुछ देर के लिए चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ये दो यानी इस दो इनमें से भी अगर देखना चाहें तो k = 1 पूछा जाता है। k = क्या पूछा जाएगा, 1 की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन प्री प्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन पुनर्उत्पादन गुणांक का मान क्या होगा। तो बताइए किस पर आंसर टिक करेंगे, k = 1 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करना चाहें इसमें तो बताओ जो ये प्रोसीजर है, कोई भी भारी नाभिक यानी हैवी न्यूक्लियाई उसका ब्रेक होना, 2 और मोर देन 2 स्टेबल मीडिएटर न्यूक्लियाई, 2 या 2 से अधिक मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों में टूटना, नाभ के विखंडन होता है। आपसे पूछे नाभ के विखंडन होने का कारण क्या है, तो कारण यह है डियर स्टूडेंट्स कि डेल ईबी बार की वैल्यू कम, स्टेबिलिटी कम, स्थायित्व कम। तो हर कोई न्यूक्लियाई स्टेबल होना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, तो ध्यान रखना हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा। हैवी न्यूक्लियस क्या होगा भाई, ब्रेक होगा। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। देखिए जो लाइट न्यूक्लियाई होती हैं, हल्के नाभिक होती हैं, उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू भी कम होती है, यानी लाइट न्यूक्लियाई के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू क्या होगी, कम, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो ध्यान रखना स्थायित्व कम होगा, तो वो आपस में जुड़ेंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, यानी आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, यानी भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो ध्यान दें कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई में बदलेंगे, ऐसा नाभिक होगा जिसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। तो 2026 वाले मॉडल पेपर में क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक ही क्यों भाग लेती हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में लाइट न्यूक्लियाई ही क्यों पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिए पार्टिसिपेट करने का यही रीजन है कि हल्के नाभिकों के लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे स्टेबिलिटी भी कम, स्थायित्व कम। तो बताओ वो स्टेबल होना चाहती हैं, तो ध्यान रखना आपस में जुड़कर हल्के नाभिक एक मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई यानी मध्यवर्ती स्थायी नाभिक का निर्माण करती हैं। इस प्रोसेस को बताओ क्या बोलती है, नाभिकीय संलयन कहती हैं। लेकिन ध्यान दें, नाभिकीय संलयन कराने के लिए हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वेरी लॉजिकल बात है। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को कराने के लिए, नाभिकीय संलयन को कराने के लिए यानी हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर का मतलब है उच्च ताप, अप्रोक्सीमेटली अपन बात करना चाहें 10⁹ केल्विन। और ध्यान रखना हाई एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी बिना हाई टेम्परेचर के ये प्रोसेस हो नहीं सकता। अब इसका रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 न्यूक्लियाई हैं, इनका मिला के बता, इसकी भी रैंक 10⁻⁻15 मीटर फर्मी ऑर्डर का होता है, इसकी भी रैंक 10⁻⁻15 मीटर। तो बताओ इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डैश में ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। इनको कंबाइंड करके बताओ एक न्यूक्लियस बनाना है, जिसकी रेडियस बताओ कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, फर्मी ऑर्डर का होना चाहिए। तो बताओ जब इनको पास लाया जाएगा तो बताओ कूलाम प्रतिकर्षण बल, कूलाम रिपल्सन फोर्स इफेक्टिव होगा।
इसको नेगलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि इसको ये बताओ उस प्रतिकर्षण को, उस रिपल्सन को नेगलेक्ट करके एक बताओ क्या बना दें, 10 की पावर -15 मीटर में एडजस्ट हो जाएं। तो ध्यान रखना कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है, ठीक है। उसको नेगलेक्ट करने के लिए हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप लगभग 10 की पावर 9 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना इतना ताप देना सामान्य जनरल कंडीशन में आमतौर पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन को अपन आसानी से नहीं करा सकते। तो एक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी इसको कराने के लिए हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी कूलाम रिपल्सन फोर्स को नेगलेक्ट करके एक न्यूक्लियाई बनाने में, कि वो इस रेंज में आ जाए कि फर्मी ऑर्डर में आ जाए, फर्मी लेवल, फर्मी कोटिका में आ जाए। तो बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन में एक ही क्वेश्चन है। देखो 2026 वाले में तो मैंने बता दिया कि हल्के नाभिक क्यों पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये रीजन आपको लिखना है ये। लेकिन ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन आमतौर पर क्या जनरली पॉसिबल है, सामान्यतः संभव है? नहीं, ये एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? जटिल प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है भाई? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको कराने के लिए उच्च ताप व उच्च ऊर्जा, हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 10 की पावर 9 केल्विन। इतना टेम्परेचर सामान्यतः देना संभव नहीं है, ठीक। तो बताओ ये एक जटिल प्रक्रिया है, आराम से नहीं होती। तो क्वेश्चन यह आए कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर यानी बात करें फ्यूजन की, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसको कराने के लिए कूलाम रिपल्सन फोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए एक तो वो प्रभावी, उसको फिर नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट करने के लिए, नगण्य करने के लिए हाई टेम्परेचर, उच्च ताप व उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ताप व किसकी आवश्यकता होगी? उच्च ऊर्जा की, ठीक है। इस वजह से इतनी एनर्जी, इतना टेम्परेचर सामान्य देना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इसकी खास बात यह भी है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन पड़ती है, नाभिकीय विखंडन पड़ती है, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है किसमें? यानी नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन की तुलना में, ठीक। वैसे ये कराना ही मुश्किल है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उस ऊर्जा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। उस ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा। तो देखिए यहां से अब ये होता क्या है, नाभिकीय आपसे पूछे नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहां होता है? तो ध्यान रखना सन और स्टार से, सूर्य व तारों से जो प्रकाश आता है, जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, वहां बताओ कौन सा यानी प्रोसेस होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में यानी सन एंड स्टार से जो एनर्जी मिलती है, जो प्रकाश आता है, जो ऊर्जा आती है, किससे? सूर्य व तारों से। सूर्य व तारों से प्राप्त प्रकाश या प्राप्त ऊर्जा कौन सी बता प्रक्रिया है? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। कौन सा प्रोसेस? नाभिकीय संलयन, ये प्रोसेस है। क्योंकि वहां इतना टेम्परेचर है, शुरू में ये माना गया, ये अज्यूम किया गया कि सूर्य व तारों पर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, दहन होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेथे। साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? वैज्ञानिक का नाम था बेथे। इन्होंने ये बताया कि सन एंड स्टार्स पर, सूर्य व तारों पर यानी हाइड्रोजन अपार मात्रा में है, यानी जो इसका अमाउंट है हाइड्रोजन का वो लार्ज अमाउंट में है, यानी पर्याप्त मात्रा में है।
कौन सी मात्रा में भाई? पर्याप्त मात्रा में। और उस साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम परमाणु बनाती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई बनाती है। तो बताओ ये प्रोसेस कौन सा हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन वहां पर्याप्त मात्रा में है, लार्ज अमाउंट में है, तो वहां पर एक लाइन में मैं आंसर देना चाहूं तो ध्यान रखना 4 हाइड्रोजन मिलकर, कितने हाइड्रोजन मिलकर? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक हीलियम नाभिक का। तो बताओ ये प्रोसेस कौन सा हुआ? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कई बार, एक बार आया था क्वेश्चन कि जब नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है तो उसमें कितने हाइड्रोजन मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई बनाती हैं। तो ध्यान रखना, एक प्रोसेस में बात करें तो कितने? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाती हैं। ध्यान रखना, वहां पर टेम्परेचर का लार्ज अमाउंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हो सकता है। तो मेन पॉइंट तो इसका यह है कि एग्जाम्पल कि न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिकी क्यों जुड़ती है वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये एक क्या जनरल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसको कराने के लिए उच्च ताप व उच्च ऊर्जा, हाई टेम्परेचर व हाई एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर कितना? 10 की पावर 9 केल्विन। तो इतना ताप देना जनरली संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कूलाम प्रतिकर्षण बल को नेगलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य व तारों से जो प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, सन व स्टार से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें बताओ कौन सा प्रोसेस है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। सो फ्यूजन प्रोसेस यानी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। इसमें ध्यान रखना, साइंटिस्ट बैथे ने बताया कि सन और स्टार्स पर हाइड्रोजन की अपार मात्रा है, लार्ज अमाउंट में है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर, ध्यान रखना किसका ने मेड करती हैं? हीलियम न्यूक्लियाई का मेड करती हैं। तो ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और अगर रिएक्शन को 3-4 लाइन स्टेप में लिखना है तो देखिए, 2 पार्टिकल आप जानते होंगे, -1 E0, इसका नाम तो है इलेक्ट्रॉन, और +1 E0, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट आंसर लगाना पॉजिट्रॉन। क्या लगाना है? पॉजिट्रॉन। इसे +1 E0 या E+ से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? +1 E0 या E+। तो आपसे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का यानी एंटी पार्टिकल आपको प्रोटॉन नहीं लिखना, क्या लिखना है? पॉजिट्रॉन। ठीक, अब रिएक्शन को 3-4 स्टेप में लिखें, जैसे 1H1 मिला के बना दिया 1H2। तो देखिए 1 और 1 नीचे 2 है, ऊपर 1 और 2 है, तो ऊपर तो बैलेंस है, नीचे बताओ इधर एक ज्यादा है तो यहां +1 E0 लगा दो। तो देखो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? 2। अब 1H2 + 1H2 मान लीजिए आपने बना दिया यहां से 2HE3। तो देखिए भाई नीचे तो बैलेंस है, ऊपर 4 है, ठीक है, यहां कितना है? 3। तो बताओ 0 and 1, न्यूट्रॉन निकाल दो। ऐसे रिएक्शन की 3-4 स्टेप बढ़ा के अपन लिख सकती हैं। तो मेन प्रोसीजर की एक लाइन है, लास्ट में जाके यही लिखना कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करती हैं। तो अपन शॉर्ट में देख रहे हैं, पूरी यानी प्रॉपर यानी पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं करे, बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हो गया, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, कैसा प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक की और बात करना चाहें अपन, जिनको केवल शॉर्ट में, एक तो न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, और एक बात करना चाहें रेडियो एक्टिविटी
यानी रेडियो एक्टिवता कहें, रेडियो एक्टिवता, या इसे सक्रियता भी कह सकती हैं। इसकी बात करें तो देखिए बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, नाभिकीय बल के दो गुणधर्म लिखिए, नाभिकीय बल की दो प्रॉपर्टी लिखिए न्यूक्लियर फोर्स की। तो ध्यान रखना, एक तो ये केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 इनकी बात करना चाहे तो एक तो ये न्यूक्लियस के इनसाइड ही लगेगा, यानी नाभिक के अंदर ही लगेगा। तो ये लघु परासी बल है। लघु परासी का मतलब होगा, लघु परासी यानी शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा जिसकी रेडियस यानी 10 की पावर रेंज कितनी होगी, 10 की पावर -15। तो ये न्यूक्लियस के इनसाइड ही लगेगा। अगर इस मान ली डिस्टेंस 10 की पावर -15 से ज्यादा होगी तो यानी ये इफेक्टिव नहीं होगा, ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 में बताओ सिमिलर फॉर्म में लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि बता प्रोटॉन प्रोटॉन में ज्यादा लगे कम लगे। इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, यानी नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक, इसके बाद अपन बात करें इसकी नेचर की, तो इसकी प्रकृति आकर्षणात्मक होती है, यानी अट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर होगा, आकर्षणात्मक होगा। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले फंडामेंटल फोर्स में, यानी जितने भी फोर्स पाए जाएंगे, जितने भी बल पाए जाएंगे, मूल बल कोर फोर्सेज, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बल है, नाभिकीय बल। तो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं पूछ के ये केवल इसकी 2-3 प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि ये न्यूक्लियस के इनसाइड लगेगा, लघु परासी शॉर्ट रेंज फोर्स है, रेंज 10 की पावर -15 मीटर, यानी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में सिमिलर लगेगा। नेचर की बात करें तो आकृति आग यानी इसकी जो प्रकृति है आकर्षणात्मक होगी, अट्रैक्टिव नेचर होगा। ठीक है, और एक यानी डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है, रेडियो एक्टिविटी जो मॉडल पेपर में भी है, वे न्यूक्लियाई वे नाभिक वो तत्व वो एलिमेंट जो ऑटोमेटिक अल्फा बीटा और गामा रेज का क्या करती हैं, इमिजन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। वो बताओ ऐसे एलिमेंट को तो क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व यानी पदार्थ। ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका गुणधर्म है, उसे बताओ क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। यानी कुछ नाभिक ऑटोमेटिक स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करती हैं, गामा पार्टिकल का इमिजन करती हैं, उन्हें ही बताओ क्या बोलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके इस गुण को बताओ, रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता के बारे में सबसे पहले 1896 में हेनरी बेकुलर ने बताया। तो इसका यूनिट बेकुलर भी लेती हैं या डीके पर सेकेंड, 6 या विक्टन पर सेकेंड भी लेती हैं। इसके बाद क्यूरी दंपति यानी पीरे क्यूरी एंड मेरे क्यूरी, इन्होंने भी इसकी खोज की गई, 2 एलिमेंट खोजे, रेडियम और पोलोनियम। ठीक है, वो बताओ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। तो इससे उसमें 2 जो एलिमेंट थे, 2 जो नाभिक थे, जो तत्व थे, रेडियम और पोलोनियम, उन्हें पिच ब्लेड नामक ऐश से डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया। तो ध्यान रखना इसका यूनिट क्यूरी भी लेती है। और लास्ट में जो डेफिनेशन बनाई गई अल्फा बीटा गामा रेज का इमिजन, तो ध्यान रखना वो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार वे पदार्थ वो तत्व वो एलिमेंट वो न्यूक्लियाई जो ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा रेज का इमिजन करती हैं, तो ध्यान रखना वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे, तत्व होंगे, उनका इस गुण को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिवता बोलेंगे, रेडियो सक्रियता। तो ध्यान रखना इसका यूनिट रदरफोर्ड भी होता है। क्या होता है, रदरफोर्ड। समझ में आया। तो इसके बताओ ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी कंक्लूजन था, ठीक है, वो मैंने 2 वीडियो में कवर किया। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में पहले बना चुका, पार्ट सेकंड मैंने आज बता दिया। तो ये लेसन ज्यादा नंबर का भी नहीं है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन इससे बने हैं, तो दोनों वीडियो में कवर करके इस लेसन को कंप्लीट कवरिंग की गई।
यानी इस लेसन को कंप्लीट मेन टॉपिक यानी ज़्यादा डिटेल फॉर्म में ना लेके यानी शॉर्ट बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकती हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले जनरेट होती हैं, रेशो पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्यों होती हैं, क्या रीजन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन कराना क्यों मुश्किल है, ठीक है, ये सभी बातें इन दोनों वीडियो में अपन ने कवर करी। तो इस लेसन में बोर्ड के हिसाब से 2 वीडियो ही मेरे साथ सफिशियंट है, इनसे ही क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, या सभी चैप्टरों की अपन बात करें तो अब 30-40 छोटे क्वेश्चन, यानी अब इसके बाद अपन छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान देकर या लॉन्ग क्वेश्चन जो जिस चैप्टर से आएंगे उनकी एक वीडियो अपन अपलोड करेंगे। जैसे बात करें अपन बड़े क्वेश्चनों की, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, तो 3-4 नंबर के क्वेश्चन देखो, एक तो अपना लेसन नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। और एक बात करें अपन लेसन नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। एक बात करें लेसन नंबर 1, इससे भी 3 नंबर का आता है, ठीक है, जो लेसन नंबर 1, तो इसमें एक और 4-4 नंबर के लेसन नंबर 9 हो गया, ठीक है, इससे आएगा अपना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अपने बड़े बनेंगे 5, वो ध्यान रखना, ए यानी जो 3 लेसन से अपने 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3 लेसनों से, तो एक वीडियो में अपन उस चैप्टर के जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर 2 वीडियो को देखकर अपन दोनों को एनालिसिस करें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा देर का वीडियो है नहीं, पिछला और ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1.25 घंटे के आसपास है। तो पूरा एनालिसिस 2 वीडियो में कवरिंग किया गया है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।